राष्ट्रीय एकता और अनुवाद, जब इसके विभिन्न पक्षों पर, आयामों पर हम विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि इस देश के भूगोल पर, इस देश की जो विरासत है, पर्वतीय क्षेत्र हैं या समतल भूमि है, यहाँ की कृषि है और यहाँ के उत्पाद हैं, हम उन सबको देखें तो किसी एक राज्य में ईश्वर कुछ इस तरह के उत्पादों के लिए भूमि की तैयारी करते हैं, निर्मित करते हैं, और वह पदार्थ, वह वस्तु उस क्षेत्र विशेष में ही पैदा होती है, लेकिन पूरा देश उससे उपकृत होता है, लाभान्वित होता है, उसके आस्वाद से वह जुड़ता है। इसका अर्थ है कि बात चाहे पर्वतीय क्षेत्रों की हो या समतल भूमि की, नगरों की हो या महानगरों की और शहरों की, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या विकसित क्षेत्रों की, राज्यों की बात हो, वहाँ के जो भी निवासी हैं वो किसी अविकसित और विकसित क्षेत्र के हों, वो सब हम देख सकते हैं कि वो कुछ ईश्वरीय ऐसी अनुकंपा है, कृपा है कि इस देश में जन्म लेने का अर्थ है जन्मजात अनुवादक हो जाना। अनेक जातियों, अनेक धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, भाषाओं और बोलियों के, उपबोलियों के इस देश में ये जो भौगोलिकता है, यही अनुवाद की आधारशिला रख देती है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय को एक अपनी जो आंतरिक संरचना भाषा की बनानी होती है अभिव्यक्ति से पहले, वह उसकी बुनावट करता है, उस वाक्य को वो तैयार करता है जो उसे व्यक्त करना है, वो चाहे मौखिक रूप में या लिखित रूप में। उसके लिए शब्द चयन करता है, उसके लिए अपने मनोमस्तिष्क में अभिव्यक्ति कौशल को सशक्त बनाने के लिए वो व्याकरण की सहायता लेता है, और धीरे धीरे वो उसे परिनिष्ठित करता है, परिवर्धित करता है। इसलिए जो निरक्षर हैं वह भी अपनी भावनाओं को अपने सामने वाले को ध्यान में रखकर व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले की ग्राह्यता क्या है, उसका स्तर क्या है, उसको ध्यान में रखकर वाक्य का विन्यास तैयार करता है, शब्द का चयन करता है। और इस पूरी प्रक्रिया का मूल कारण और मूल प्रयोजन क्या है कि हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से संवाद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए उसको महत्व देना चाहते हैं। हम वैचारिक और संवेदनात्मक आदान प्रदान करना चाहते हैं, विचार विनिमय के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ एकता की कड़ी में जुड़ना चाहते हैं, हम इन भेदभावों से ऊपर उठना चाहते हैं। इसीलिए हम ऐसी रचनाओं का अनुवाद करते हैं, अनूदित रचनाओं को पढ़ते हैं, जिनसे हम लाभान्वित होते हैं, उपकृत होते हैं, उन भाषाओं की संस्कृति को समझ सकते हैं, उन भाषाओं के समाज के रीति रिवाजों को, पर्व उत्सवों को जान सकते हैं, उनके आभूषण, उनके खान पान, उनकी जीवन शैली, इससे अवगत हो सकते हैं। भारत में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो एक भाषा विरासत में उसे माँ के दूध से प्राप्त होती ही है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। और इस भाषा को सीखने जानने के लिए उस बच्चे को किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी संस्था में नहीं जाना होता, वह इस भाषा को माँ के हाव भावों से, आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्रा से धीरे धीरे सीखता चलता है, और फिर वह दूसरी भाषा अपने घर के बाहर किसी उपवन में, किसी वाटिका में, किसी मैदान में जाता है, अड़ोस पड़ोस में जाता है, घर में आने जाने वाले अपने बाल मित्रों से मिलता है, अतिथियों से संवाद करता है, तो फिर वो एक अन्य भाषा जो मातृभाषा से इतर भी हो सकती है वो सीख जाता है।
इसी को हम लिंक लैंग्वेज या संपर्क भाषा कहते हैं। और इसके लिए शिक्षा देने का काम करता है ये समाज। तो समाज ही भाषा का नियामक भी है, प्रयोक्ता ही भाषा को जीवंत बनाए रखता है, और यदि वह उसका प्रयोग छोड़ दे तो वो भाषा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। स्कूल कॉलेज की आवश्यकता इसके लिए, इस भाषा के लिए, लिंक लैंग्वेज या संपर्क भाषा के अर्जन के लिए आवश्यकता नहीं होती, समाज ही उसे सिखा देता है। इसलिए बच्चा सोचता अपनी भाषा में और बोलता सामने वाले की मनस्थिति को ध्यान में रखकर है। ये जो संपर्क भाषा है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में भी, जिसका उल्लेख है, चर्चा की गई है, और सामने वाला उसे अपनी भाषा में ग्रहण करता है, और फिर वक्ता श्रोता का यह संबंध एक प्रकार से स्रोत और लक्ष्य भाषा में जुड़ता चला जाता है। बंगला भाषी बच्चे का संवाद तमिल भाषी से भी होता है, तमिल भाषी बच्चे का संवाद मराठी भाषी से भी होता है या हिंदी भाषी से भी होता है। और इस सब के बीच हम देख सकते हैं ये इतना विराट और विशाल देश है कि यहाँ आवागमन प्रत्येक राज्य के नागरिकों का, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो रोजी रोटी की दृष्टि से हो, व्यवसाय की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, ये आवागमन रहता है। और हम सब जानते हैं कि हमारा कार्य लिंक लैंग्वेज से या दूसरे राज्यों की भाषा सीखने से ही चलता है। यही प्रक्रिया पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है, परस्पर जोड़ती है। हमारे पर्व उत्सव, हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारे संस्कार, हमारे आस्था विश्वास, हमारे आभूषण, अनुष्ठानों का एक दूसरी संस्कृति में आदान प्रदान, बहुत से रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन सब को भी हम ग्रहण करते हैं। और यही कारण है कि परस्पर जो भागीदारी है, प्रभावशीलता है, उसके मूल में बृहद स्तर पर देखें अनुवाद की भूमिका है। भले ही वो हम उसे प्रकट रूप में अनुभव न कर पा रहे हों, लेकिन थोड़ी बारीकी से, थोड़ी गंभीरता से अगर हम देखते हैं तो इस राष्ट्रीय एकता में, सांस्कृतिक एकता में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। खानपान और पकवानों का राष्ट्रीय भ्रमण या अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण भी इसी अनुवाद प्रक्रिया से उपकृत है। हम देश विदेश की तमाम खाद्य पदार्थों की जो स्थिति है उससे अवगत होते हैं। अब तो उनको अपने घर की रसोई में भी हम बना लेते हैं, और वो सब पकवान, वो सब पदार्थ हमें हमारे देश में, वो चाहे हमारी सांस्कृतिक एकता के द्योतक अलग अलग राज्यों से हमारे पूरे देश में भ्रमण कर रहे खाद्य पदार्थ हों, वेशभूषाएं हों, आभूषण हों, उन सब के संदर्भ में इस बात को हम देख सकते हैं। संस्कृत और हिंदी का समस्त नीति काव्य इस बात की दुहाई देता है कि पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझकर बोलने की एक भाषा और उसे मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की दूसरी भाषा, इसी को हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के रूप में देखते भी हैं। इसलिए वक्ता और श्रोता के बीच की जो दूरी है उसको दूर करने का काम, उनमें परस्पर संवाद स्थापित करने का काम, उन्हें संवेदना के धरातल पर जोड़ने का काम अनुवाद और अनुवादक ही करते हैं। शब्द चयन का क्षेत्र हो, वाक्य विन्यास में पिरोए जाने का संदर्भ हो, उचित अनुचित का बोध हो, इस पूरी प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि अनुवाद और अनुवादक की भूमिका विलक्षण है, स्तुत्य है, वंदनीय है। इसीलिए हम कबीर की उन पंक्तियों को दोहराते भी हैं, याद भी करते हैं, जिसमें कहा गया कि कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। इसलिए अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच अनुवादक को एक सेतु निर्माण का काम करना होता है। और अनुवाद वस्तुतः राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता और अद्यतन अधुनातन ज्ञान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से एकता, ये अनेक भारतीय या राष्ट्रीय क्षेत्रों और अनुशासनों में एकता अनुवाद के माध्यम से स्थापित होती है। इसीलिए अनुवादक को हम लोकहित का, राष्ट्र हित का कार्य करने वाला एक राष्ट्र सेवी भी मानते हैं। एक ऐसे सेतु के रूप में वो अनुवाद के माध्यम से
अपनी भूमिका निभाता है, सेतु निर्माण करता है, जो पुल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आवागमन के अनेक मार्ग खोलता है। और अब तो बहुदिशागामी और बहुआयामी सेतु का युग है। इसीलिए अनुवाद को हम पूरे विश्व की भाषाओं में एक सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाने वाले साधन के रूप में, उपकरण के रूप में देखते भी हैं। भेदभावों से ऊपर, दूरियों से मुक्त, बाधाओं से मुक्त अगर कोई करा सकता है तो वह अनुवाद है। निर्बाध आवागमन, अभेद विनिमय का मार्ग अगर कोई प्रशस्त करता है तो वो अनुवाद और अनुवादक है। इसीलिए अनुवाद की प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता वैश्वीकरण के धरातल पर नियमित रूप से, सतत रूप से बढ़ रही है। उसका स्वागत हो रहा है, उसका अभिनंदन हो रहा है। और हमारे मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को अब वैश्वीकरण के रूप में, भूमंडलीकरण के रूप में इसीलिए स्वीकार किया गया, उसका स्वागत किया गया, क्योंकि उसके मूल में एकता का भाव है। बहुत से राज्यों की कलाओं को अगर हम देखें, भारत के राज्य कलाओं की संपन्नता से संपन्न राज्य हैं, प्रकृति के वैभव से संपन्न राज्य हैं। कलात्मक सौंदर्य, उनकी साज सज्जा, उनकी वास्तविकता, उनके पदार्थ, वहाँ के उत्सव, वहाँ के पर्व, वहाँ के संस्कार, वहाँ के विश्वास और अंधविश्वास, वहाँ की आस्था, ये सब मान्यताएं अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित होती हैं। अब अगर तिल खाने का प्रचलन भारत के किसी एक राज्य में दिखता है तो सभी राज्यों में दिखता है। अगर फसल की कटाई पर उत्सव और आनंद का बोध किसी एक राज्य में दिखता है तो अब सभी राज्यों में दिखता है। इसीलिए चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, इन तमाम संदर्भों को वो मंचन की दृष्टि से देखें, पठनीयता की दृष्टि से देखें, श्रवण की दृष्टि से देखें, बोधगम्यता की दृष्टि से देखें, यहाँ के दर्शनों को देखें, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना को देखें, यहाँ के पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भों को देखें, और हम तमाम तरह के ऐसे घटनाक्रमों को जो एकता स्थापित करने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, वो समस्त भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद होता है, अंतरण होता है, और उनका पठनीयता के स्तर पर स्वागत भी होता है। अनुवाद एक गंभीर कार्य है, इसलिए आज अनुवादक को एक ऐसे ईमानदार इंजीनियर की भूमिका निभानी होती है जिसमें निष्ठा हो, समर्पण हो, जनहित लोकहित का भाव हो, राष्ट्रहित की पुनीत भावना हो, और विश्व हित के सात्विक और पुनीत भावना से वह सराबोर हो। अनुवादक के समक्ष यह उद्देश्य सदा सर्वदा रहता है और रहना भी चाहिए कि राष्ट्र को विश्व के मंच पर ध्वजारोहण करते हुए युग युगांतर तक न केवल खड़े रहना है अपितु नेतृत्व भी प्रदान करना है। यदि अनुवादक को अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो राष्ट्रीय स्तर पर एकता के मूल मंत्र का, राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का बीज वपन उसे करना होता है। और उसमें मुख्यतः बहुत सारे गुण अपेक्षित होते हैं, वांछित होते हैं। यदि अच्छे अनुवादक की बात करें तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह अनुवादक को अद्यतन और अधुनातन बनाए, उसे खोजों से, परिवर्तनों से, उसको जानकारियों से जोड़ता चले, वह सतत खुद भी अध्ययनशील रहे, समसामयिक जानकारियों से, सूचना तंत्र से, उसके माध्यम से वह हमें उपकृत करे, वह जागरूक हो, तभी राष्ट्रीय एकता के प्रति, राष्ट्रीय सद्भाव और समभाव के प्रति उसका दायित्व है, उसका निर्वाह कर सकेगा। अनुवादक की सफलता का मूल मंत्र यही है कि वह अद्यतन, अधुनातन, देश विदेश के ज्ञान से आप्लावित रहे और संपन्न रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने में ये वास्तव में वो गुण हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था, शैली, अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए ताकि हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकें, क्योंकि शब्द वस्तुतः अपरिवर्तनशील होते हैं। हम शब्दों के समतुल्य
लक्ष्य भाषा के शब्दों का चयन कर तो लेते हैं, लेकिन जो शब्द की संस्कृति है उसका अंतरण उस तरह से यथावत यथारूप संभव नहीं होता। इसीलिए भाषाई एकता और आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम यथासंभव यथारूप समतुल्य और सममूल्य शब्दों का अंतरण करने का प्रयत्न करते हैं। अनुवादक को धैर्यवान होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, अथक श्रम साधक होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले तमाम भ्रमों का निवारण वो कर सकता है। यह भी राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाता है। अनुवादक को अनुवाद के अनेक उपकरणों की, कोश विज्ञान, कोश के प्रकार, कोश देखने की कला, शक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, थिसॉरस, अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ, कंप्यूटर, इंटरनेट, अद्यतन अधुनातन, यह जो विद्युतीय उपकरण हैं, इन सब की अगर जानकारी है तो वह राष्ट्र की एकता के संदर्भ में अपने ज्ञान को अद्यतन अधुनातन बना सकता है, देश की संस्कृति का अध्ययन कर सकता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा में या जिस भाषा में उसे अनुवाद करना है उसमें अंतरित करने का प्रयत्न भी वो कर सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता के लिए हम आधुनिक उपायों की मदद, उसकी सहायता अब ले रहे हैं। वो चाहे इंटरनेट हो, वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे ब्लॉग राइटिंग हो, हम यथासंभव भारतीय ज्ञान परंपरा की उस विरासत को दुनिया तक, विश्व तक पहुंचा रहे हैं जिससे वो अब तक उस तरह से अवगत नहीं हो पाया जिस तरह से उसे होना चाहिए था। नए शब्दों के आगमन, गठन, प्रयोग, अनुप्रयोग से भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया और आवश्यकता से अनुवादक को अवगत होना ही चाहिए, क्योंकि हम तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में या और दूसरे राज्य, दूसरे देश की दूसरे राज्यों की भाषाओं में क्या कहा गया है, उसका मूलार्थ क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, जब तक इसको अनुवादक स्वतः समझ नहीं पाता वह उसका अंतरण उस रूप में नहीं कर पाता। इसलिए संस्कृति में प्रवेश का द्वार अनुवाद खोलता है और संस्कृतियों को परस्पर जोड़ने का एक सशक्त कार्य अनुवाद करता है। अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा में उपलब्ध मुहावरे और लोकोक्तियों का भी अनुवाद करना होता है और हम जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां जो हैं वो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सुदीर्घ जीवन अनुभव पर आधारित होते हैं। उन मुहावरे और लोकोक्तियों में उस राज्य की, उस भाषा की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है, एक सुदीर्घ जीवन अनुभव उनमें से झांकता हुआ दिखाई देता है। अब इन सब का अनुवाद उस मूल भाव को जीवित रखते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए अनुवादक करता है। इसका मतलब है कि जो भावनाएं, जो संस्कार, जो मूल्य राजस्थान की भाषा में, राजस्थानी भाषा में हैं, उनका अंतरण अगर हिंदी में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु में करना है तो उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए, उसे जीवित रखते हुए हमें लक्ष्य भाषा में अंतरित करना होता है। तो विशिष्ट प्रयोगों की, सूक्तियों की, कथनों की एक गहन समझ अनुवादक के पास होनी चाहिए, तभी वह उस समाज, उस संस्कृति, उस भाषा, उस राज्य की मान्यताओं का सम्मान कर सकेगा, उसे अनुदित रचना में उसी रूप में उतार सकेगा। इसीलिए इसको परकाया प्रवेश की साधना भी कहा जाता है। इसीलिए हम शब्द को शरीर और अर्थ को आत्मा के रूप में देखते भी हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बहुत से असामान्य प्रयोग वो सूक्तियों में हों, सुदीर्घ जीवन अनुभवों से निकले हुए कथनों में हों, उन सब में हम देख सकते हैं कि भाषा की जो शक्ति है वो वहाँ की संस्कृति की द्योतक है। वहाँ के मर्म को समझे बिना कोई भी अनुवादक उसके ठीक ठीक भावों का अंतरण, इसीलिए भावानुवाद को सर्वश्रेष्ठ अनुवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अनुवादक को पूरी सावधानी रखनी होती है कि अनुवाद करते हुए या करने पर
किसी भी भाषाई संस्कृति का कोई अहित ना हो, वहाँ की धारणाओं और मान्यताओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यही कारण है कि सांस्कृतिक समन्वय और संभाव की रचना हम अनुवाद के माध्यम से कर पाते हैं। अनुवादक को अनुवाद कार्य के माध्यम से अनुवाद अनुशासन की और अनुवादक समुदाय की विश्वसनीयता को भी बनाए रखने का अथक प्रयास करना होता है, क्योंकि इस विश्वसनीयता से भी राष्ट्र की एकता, समाज और संस्कृति की एकता जुड़ी हुई है। उससे विश्वसनीयता खंडित ना हो। राष्ट्र को अगर ऐसा होता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अनुवाद और अनुवादक को राष्ट्र की अखंडता और अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध होना पड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होना पड़ता है। इसलिए कह भी सकते हैं कि इन गुणों के अभाव में कोई भी अनुवादक एक सफल अनुवादक की श्रेणी में तो नहीं आ सकता, और उसका नुकसान देश को, राष्ट्र को, राष्ट्रीय एकता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का वो अनुवाद अर्थ का अनर्थ करते हुए प्रस्तुत करता है, उससे विश्व में और पूरे देश में हमारी मान्यताओं की छवि वह खंडित होती है। इसलिए अनुवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए एक सशक्त भूमिका निभाने वाला उपकरण है, साधन है। अनुवाद के अंतर्गत जिन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता पर बल देते हैं, वह चाहे साहित्यिक अनुवाद हो या राष्ट्रीय एकता का प्रश्न हो, साहित्य की समस्त रचनाओं में हम इस एकता को देख सकते हैं। चाहे वो कथात्मक उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या अन्य विधाओं में लिखे गए साहित्य की रचनाएं हों। तो साहित्यकार जिस तरह से व्यक्ति के, पाठक के, समाज के, संस्कृति के और राष्ट्र के हित को केंद्र में रखकर सृजन करता है, ऐसे ही राष्ट्रीय एकता की भावना का मान सम्मान करते हुए अनुवादक भी साहित्यिक अनुवाद करते हुए अपनी रचनाओं के अवदान से पाठकों को, समाज को उपकृत करता है। मीडिया की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, जनसंचार माध्यमों में मुद्रित और विद्युतीय माध्यमों की बात करें, वो सब भी राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रखकर ही अनुवाद की शरण में जाते हैं। हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ अनुवाद है, और अनुवाद के बिना टेक्नोलॉजी, ये जो संचार और सूचना की क्रांति है, ये पूरी नहीं हो पाती। लेकिन उनके मूल में भी जो प्रेरणा है वो राष्ट्रीय एकता रहती ही है। किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे अनुवाद करते हुए, किसी के प्रति अनादर का भाव पैदा ना हो, सबके प्रति समादृत भाव का संरक्षण हो सके। वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में भी हम इसी तरह की राष्ट्रीय एकता की भावना को देख सकते हैं। हम चाहे कृषि के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में देखें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें, रक्षा के क्षेत्र में देखें, सभी में हम राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखकर ही रचनाओं का अनुवाद करते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में इसी राष्ट्रीय एकता को अग्रिम स्थल पर रखा जाता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अनुवाद और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाता है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्वरूप सुनिश्चित हो और उसकी मूल भावना, शिक्षा के मूल उद्देश्य, ये पूरे देश में अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्रों में, वहाँ के राज्यों में एक रूपता के साथ संचरित हों। सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता का संदर्भ हो तो हम उस पर भी इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। ज्ञान साहित्य के अनुवाद की अपेक्षा सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद को हम थोड़ा जटिल या कठिन महसूस करते हैं, लेकिन ज्ञान के साहित्य की माध्यम भाषा प्राय अभिधा पर आधारित होती है, जबकि साहित्यिक अनुवाद की भाषा पुनर्रचना के रूप में या नई रचना के रूप में, अनुसृजन के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए भावों और विचारों को हम रचना में बांधते हैं तो वह सृजन हो जाता है। रचनाकार जब अपने भावों को, अपने विचारों को किसी रचना के साथ जोड़ता है तो वह अनुवाद वास्तव में विशुद्ध अनुवाद नहीं रहता, वो पुनर्सृजन हो जाता है। अनुवादक उसे दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करता है तो उसे रिक्रिएशन या पुनर्सृजन के रूप में करता है। मूल कृति के अंतर्गत जो उपलब्ध संवेदनाएं हैं
उस शिल्प के स्तर पर जो विशेषताएं हैं, अनुवादक उन्हीं विशेषताओं को अपने अनुवाद में पुनर्सृजित करता है, एक नया रूप, एक नया आकार देता है। योग साधना में, योग दर्शन में एक विशेष प्रकार की परकाया प्रवेश की साधना होती है, इसलिए अनुवाद और अनुवादक को परकाया प्रवेश करने में सक्षम, दक्ष होना चाहिए, ऐसी चर्चा की भी जाती है। साहित्य के अनुवादक को योग समाधि के द्वारा परकाया प्रवेश की साधना में दक्ष होना ही चाहिए। यह सह अनुभूति का द्योतक है, इसलिए मेरे और तेरे से, स्व और पर से ऊपर उठकर एक साधक के रूप में उसे आगे बढ़ना होता है। साहित्यिक अनुवाद में भी हम देखें, पद्यानुवाद हो या गद्यानुवाद हो, उन सब में भी लक्ष्य भाषा के अंतर्गत जो अनुदित रचना में अगर हम उस मूल कथ्य को यानी स्रोत भाषा की वस्तु को अंतरित करें तो जो अवांछित है, जो अनर्गल है, जो राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, विरुद्ध है, उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। आडंबरपूर्ण या आवृत्तिपूर्ण जितने भी कथ्य हैं उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए यति विराम का उपयोग हमें करना पड़ता है। बिंब, प्रतीक, दर्शन, दार्शनिक भावनाएं, सांस्कृतिक तत्व आदि, इनका भी उल्लेख करना पड़ता है। अलंकारों का अनुवाद भी हमें पाठक की संस्कृति को समझकर करना पड़ता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं, बात चाहे पद्यानुवाद हो या गद्यानुवाद हो, रामचरितमानस का अनुवाद हो या उड़िया, कन्नड़, कुमाऊनी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी, हरियाणवी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं में किए गए उसके अनुवाद हों, बोधगम्यता को, मूल भावना को जीवित रखने की प्रेरणा अनुवाद में सदा रहती है। इसीलिए मित्रों, हम बड़े बड़े भारतीय रचनाकारों का जब अनुदित रचनाओं के माध्यम से देश विदेश में स्वागत और अभिनंदन देखते हैं तो हृदय प्रसन्नचित्त हो जाता है। हमारी ज्ञान परंपरा की विरासत ने इस देश को रामचरितमानस जैसी, कामायनी जैसी या चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसी, आंसू जैसी रचनाएं दी। हमने शरद चंद्र, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विमल मित्र, न जाने कितने ऐसे रचनाकार दिए, प्रेमचंद, प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत आदि, इन सब को देखें। ये सब आज, और मध्यकाल की तमाम रचना और रचना धर्मिता को देखें, लेखकों को देखें, कवियों को देखें, जो पूरी दुनिया में अभिनंदनीय हैं, स्वागत के योग्य हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारे अनुवाद में, अनुवाद कृत्य में, अनुवाद की साधना में हमें राष्ट्रीय एकता के बीज भाव ये दिखाई देते हैं। अनेक ऐसी रचनाओं को हम परस्पर विचार विनिमय, भाव विनिमय की दृष्टि से अनुवाद करते रहे हैं। इसका एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास रहा है और आज की दुनिया में तो अनुवाद को युद्ध स्तर पर स्वागत किया जा रहा है, उसका अभिनंदन किया जा रहा है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में एकत्व की भावना के लिए अनुवाद को एक अपेक्षित, आवश्यक अनुशासन के रूप में मान्यता मिल रही है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।